चलो बच्चों, इधर आ जाओ, ध्यान दो। AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री अपन पढ़ रहे थे, ठीक है। बोला बातें नहीं, इधर ध्यान। AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री पढ़ रहे थे। इसमें सबसे पहले अपन ने इन्वेंट्री के डेफिनेशन पढ़े। इन्वेंट्री कहाँ का? सबसे पहले फिनिश गुड। फिनिश गुड मतलब फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। सेकेंड क्या है? इन प्रोडक्शन प्रोसेस, मतलब WIP, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस, काम अभी चालू है। और तीसरा क्या है? फॉर कंजम्पशन। फॉर क्या है? कंजम्पशन किसके लिए? सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, या फिर सेल ऑफ सर्विसेज में मैं कहीं कंज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। उसके साथ साथ और क्या आएंगे? अगर मैंने तुमको बताया था मेंटेनेंस सप्लाई, जैसे छोटे मोटे कोई स्पेयर पार्ट रखे हुए या कंज्यूमेबल है, तो वो भी इन्वेंट्री का पार्ट होगा। लेकिन क्या एक्सक्लूड कर देंगे? मशीनरी, शेयर, सर्विसिंग इक्विपमेंट, स्टैंड बाय इक्विपमेंट। अच्छा, अगर कोई AS10 की डेफिनेशन में कवर्ड है तो वो AS2 में आएगा क्या? नहीं। लेकिन अगर कोई AS10 से निकल गया तो कहां जाएगा? AS2 में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है देखो, ध्यान दो। उसके बाद पढ़े थे अपन ने एक्सक्लूजन्स। दो एक्सक्लूजन एकदम सिंपल थे, WIP। पहले एक्सक्लूजन था WIP, वर्क इन प्रोग्रेस इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शन। कहां पे कवर्ड है? AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। तो वो AS2 में आएगा क्या? नहीं। सेकेंड था वर्क इन प्रोग्रेस इन केस ऑफ सर्विस। सर्विस इंडस्ट्री का वर्क इन प्रोग्रेस अपन काउंट करेंगे क्या? नहीं काउंट करेंगे, तो उसको भी वर्क इन प्रोग्रेस में नहीं आएगा। थर्ड क्या था? इन्वेस्टमेंट शेयर्स या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हेल्ड एज अ स्टॉक इन ट्रेड। अच्छा, अगर स्टॉक इन ट्रेड है तो AS13 में भी कवर नहीं होगा, AS2 में भी कवर नहीं होगा। इसके ऊपर लगेगा स्पेशल रूल। अच्छा, स्पेशल रूल क्या था बच्चों? कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। क्या रूल होगा? कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। फोर्थ पॉइंट जो था, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, फॉरेस्ट प्रोड्यूस्ड या फिर लाइव स्टॉक। ये तीनों जगह पे, तीनों को क्या कर दिया? इन्वेंट्री के डेफिनेशन से एक्सक्लूड कर दिया। और इसको हर बार अपन किसके ऊपर वैल्यू करेंगे? नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे करूंगा। किस पे? नेट रियलाइजेबल वैल्यू। बोले बच्चों समझ में आ रहा है क्या? लेकिन ये वाला रूल NRV वाला किसके लिए लगेगा? प्रोड्यूसर के ऊपर, ठीक है। अगर कोई प्रोड्यूसर नहीं है, ट्रेडर है, तो उसके ऊपर ये वाला रूल लगेगा क्या? नहीं। उसके बाद अपन ने पढ़े सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन में अपन ने पढ़े इन्वेंट्री वैल्यूएशन का इंपैक्ट किसके ऊपर होगा? प्रॉफिट के ऊपर। तो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक के साथ कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट। ओपनिंग स्टॉक के कैसा है? इनवर्स। देखो, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा तो प्रॉफिट ज्यादा, क्लोजिंग स्टॉक कम तो प्रॉफिट कम। ओपनिंग स्टॉक ओवरस्टेटेड तो प्रॉफिट अंडरस्टेटेड, ओपनिंग स्टॉक अंडरस्टेटेड तो प्रॉफिट पक्का, ठीक है। फिर इसके बाद आ गए थे कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग शेड्यूल 3 में क्या बोला हुआ है कि जो भी तुमने इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड फॉलो करे दैट शुड बी डिस्क्लोज्ड। बोलो यहां तक क्लियर है? इसके बाद अपन ने एक बेसिक रूल पढ़े थे। कौन सा वाला रूल? कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। देखो बच्चों एकदम ध्यान से सुनना। जनरली अपन इन्वेंट्री वैल्यूएशन किस पे करते हैं? कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। लेकिन मैंने कल तुमको बताया ये कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर वाला रूल किसके ऊपर लगेगा? सिर्फ फिनिश गुड्स एंड WIP। रॉ मटेरियल के ऊपर NRV वाला रूल लगेगा क्या? नहीं। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ऑफकोर्स रॉ मटेरियल में बेचने के लिए नहीं लाया हूं। अगर रॉ मटेरियल बेचने के लिए नहीं लाया तो उसके ऊपर NRV में फाइंड आउट कर सकता क्या? नहीं। तो वो वाले सिनेरियो में अपना AS क्या बोलता? रॉ मटेरियल को कब तक कुछ भी नहीं करना जब तक फिनिश गुड्स आर सोल्ड एट और अबाव कॉस्ट। देखो ध्यान देना, इसका मतलब क्या है? ध्यान देना है, बताता हूं एग्जांपल। ठीक है, देखो ध्यान देना। फैक्ट्री के पास कितना मैट्रिक टन ऑफ रॉ मटेरियल है? 300 मैट्रिक टन। और पर मैट्रिक टन का रेट कितना है? 10,000। यानी ये क्या हो गई? कॉस्ट।
अच्छा, फिनिश गुड्स आर सोल्ड, 15,000 पर metric ton. Cost of producing finished goods is rupees 16,000 पर metric tons. अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या हुआ, देखो ध्यान देना, फिनिश गुड्स से फिनिश गुड्स की सेल वैल्यू कितनी है, 15,000। अगर वहीं पे मैं बताऊं फिनिश गुड्स की कॉस्ट कितनी है, 16,000। क्या बच्चों फिनिश गुड्स ही लॉस में बिक रहे हैं क्या, यस। अगर बच्चों फिनिश गुड्स लॉस में बिक रहे तो रॉ मटेरियल कॉस्ट पे वैल्यू करूंगा क्या, नहीं, रॉ मटेरियल किस पे वैल्यू करूंगा, रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे। अब देखो ध्यान देना, हियर इफ replacement cost is rupees 9,000 per metric ton, then what will be value of inventory of raw material, बताओ कितना रहेगा, 9,000 पर मैट्रिक टन, यस। अगर मैं इसको निकालूंगा तो देखो कैसे आ जाएगा, वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल इन स्टॉक। बच्चों कितना आ जाएगा, कितना लूंगा बताओ, 9,000 लूं या 10,000, 9,000 क्यों, 9,000 इंटू कितना था 300, तो कितना आ जाएगा, कितना 27 लाख रुपीस, इतना आ गया क्या आंसर, यस। समझा पक्का, यानी क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है, इफ फिनिश गुड्स आर सोल्ड बिलो कॉस्ट देन रॉ मटेरियल विल बी वैल्यूड एट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, इफ फिनिश गुड्स आर सोल्ड एट और अबव कॉस्ट देन रॉ मटेरियल विल बी वैल्यूड एट कॉस्ट। बोले बच्चों क्लियर है क्या, पक्का 100%। ये एग्जांपल लिख लो चलो नोटबुक में। समझ में आ रहा है क्या बच्चों मीनिंग, यस। यानी मेरे को रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन के लिए पहले क्या चेक करना पड़ेगा, फिनिश गुड्स। अगर फिनिश गुड्स प्रॉफिट में बेच पा रहे हो या फिर कॉस्ट पे भी बेच रहे हो तो कोई दिक्कत की बात है क्या, नहीं। दिक्कत कब होगी, जब फिनिश गुड्स लॉस में। अगर फिनिश गुड्स लॉस में
तो रॉ मटेरियल के लिए क्या देखना पड़ेगा, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। चलो हुआ। चलो यहां तक हुआ क्या बच्चों। अब नेक्स्ट क्या है, सपोज इफ रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज 11,000। अब यहां पे अगर तुम देखोगे रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी है, 10,000। रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितनी है, 11,000। यहां पे 11,000 रुपए पे इन्वेंट्री वैल्यूएशन करने में दिक्कत क्या है, वो बताओ। क्या कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट यहाँ पे ब्रेक होगा क्या, यस। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट क्या बोलता, फ्यूचर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं क्या, नहीं। तो आइडियली मैंने 11,000 रुपए वैल्यूएशन करना चाहिए क्या, नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट ब्रेक होगा। अब मैं थोड़े से थीसिस ब्रेक करता हूं वन बाय वन, वन बाय वन। सबसे पहली चीज, सर मॉड्यूल में या आज तक के आईसीआई के कोई भी सिलेबस में ऐसा क्वेश्चन है क्या कि जहां पे फिनिश गुड्स लॉस में और रॉ मटेरियल के रिप्लेसमेंट कॉस्ट ज्यादा है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है। क्यों नहीं है, इसके पीछे का रीजन भी बताता हूं। क्योंकि जनरली अगर तुम्हारे फिनिश गुड्स लॉस में, इट इज डीम्ड कि रॉ मटेरियल भी लॉस में ही होंगे। तो आईसीआई के पूरे मॉड्यूल में या पूरे पीवाईक्यू में, आरटीपी में कहीं पे भी एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जहां पे फिनिश गुड्स लॉस में और रिप्लेसमेंट कॉस्ट ज्यादा है। मतलब ये वाला सिनेरियो आईसीआई मॉड्यूल में कहीं भी नहीं मिलेगा। लेकिन क्योंकि मेरी क्यूरियोसिटी है इसलिए मैंने इसके बारे में डिटेल में रिसर्च किया है। ठीक है, अब इसके लिए स्टेप बाय स्टेप तुमको एक एक चीज बताता हूँ। सबसे पहले चेक करते हैं मॉड्यूल में क्या है। ठीक है, आईसीआई न्यू स्कीम। अब कहाँ पे जाएंगे स्टडी मटेरियल के लिए, फाउंडेशन या इंटर, हाँ अब इंटर में जाना है। एडवांस अकाउंट, एडवांस अकाउंटिंग, AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। अगर तुम यहाँ पे आके देखोगे तो यहाँ पे इन्वेंट्रीज के बारे में क्या दिया है, रॉ मटेरियल, सेम अपने ऐसे ही चार्ट है। रॉ मटेरियल एट कॉस्ट इफ फिनिश गुड्स आर सोल्ड एट और अबव कॉस्ट, अदरवाइज एट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। बोलो क्या यही चीज है क्या, यस। अच्छा यहाँ पे मॉड्यूल में इतना ही देके खत्म कर दिया इन्होंने। और इन्होंने जितने भी एग्जाम्पल दिए उसमें क्या है, इन्होंने जितने भी एग्जाम्पल दिए उसमें रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज लोअर देन द कॉस्ट। यानी अपन जो सिनेरियो कंसीडर कर रहे हैं वैसा सिनेरियो आईसीआई मॉड्यूल में है ही नहीं।
लेकिन सर तुम्हारी क्यूरियोसिटी रहती रियल लाइफ में ऐसा हो गया तो क्या करना चाहिए, इसके लिए आते हैं बेयर एएस पे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। अगर यहां पे देखेंगे तो एएस जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स पे बेयर एएस अपलोडेड है, ठीक है। अब यहां पे मैं तुमको बताता हूं, देखो क्या लिखा हुआ है बच्चों, materials and other supply in production of inventory are not written down below cost if finished goods in which they are incorporated are expected to sold at or above cost. However, when there is decline in the price of the material and it is estimated that the cost of finished product will exceeds net realizable value, इसका मतलब क्या है, finished goods किस में बिक रहे हैं, लॉस में, the materials are written down to the net realizable value. In such circumstances, replacement cost of the material may be best available measure of their net realizable value. ये वाली लाइन देखो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा हुआ है देखो वापस से, बेयर एएस में क्या लिखा हुआ है कि जब भी तुमको कॉस्ट और एनआरवी रॉ मटेरियल के लिए चेक करना है तो वहां पे एनआरवी का बेस्ट मेजर क्या होगा, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। यानी अगर सिंपल बात बताऊं तो यहां पे बोलना ये चाह रहे, सिचुएशन कैसे बनेगी, सबसे पहले इफ फिनिश्ड गुड्स सोल्ड अबव कॉस्ट तो रॉ मटेरियल किस पे वैल्यू करो, एट कॉस्ट पे। सेकेंड सिचुएशन, इफ फिनिश्ड गुड्स सोल्ड बिलो कॉस्ट, रॉ मटेरियल फिर किस पे वैल्यू करूंगा, फिर लूंगा कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट विच एवर इज लोअर। क्यों ऐसा किया बच्चों, क्योंकि इन्होंने क्या बोला कि एनआरवी का बेस्ट मेजर क्या होगा, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। यानी रूल सेम लगा, खाली रूल के जगह पे एनआरवी की जगह क्या आ गया, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। क्यों आया ये रूल, क्यों ऐसा ये रूल बता रहा हूं, ऐसा रूल मॉड्यूल में गिवन नहीं है, जस्ट तुम्हारे नॉलेज पर्पस के लिए। क्यों ऐसा ये रूल, क्योंकि यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट ब्रेक नहीं होना चाहिए, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट ब्रेक हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट ब्रेक नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं क्या बता रहा हूँ, रूल क्या हो जाएगा, कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट विच एवर इज लोअर। देखो अपन फिनिश गुड्स और डब्ल्यूआईपी पे क्या लगाते हैं, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, क्या लगाते हैं, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। रॉ मटेरियल के लिए क्या लगाएंगे, कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट विच एवर इज लोअर। खाली कंडीशन क्या है, ये रूल कब ट्रिगर होगा बच्चों, ये रूल तभी ट्रिगर होगा व्हेन फिनिश्ड गुड्स आर सोल्ड बिलो कॉस्ट। अगर फिनिश्ड गुड्स ही प्रॉफिट में बेच रहे तो रॉ मटेरियल के इतना दिमाग लगाने की जरूरत है क्या, नहीं है। आराम से वापस से इसके ऊपर पूरा लेक्चर भी जाए कोई दिक्कत नहीं है, पूरा डिटेल में समझा के जाऊंगा, ध्यान दो खाली। मेरा क्या बोलना है, अगर फिनिश्ड गुड्स कॉस्ट के ऊपर या कॉस्ट पे बिक रहे, रॉ मटेरियल में कुछ भी दिक्कत है क्या, नहीं है, सोचना ही नहीं, डायरेक्टली रॉ मटेरियल को किस पे वैल्यू करो, कॉस्ट पे। बच्चों सबकी आवाज नहीं आ रही, देखो वापस से, अगर फिनिश्ड गुड्स कॉस्ट या अबव कॉस्ट सेल आउट हो रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात है क्या, नहीं। रॉ मटेरियल किस पे वैल्यू होगा, हमेशा कॉस्ट पे, रॉ मटेरियल हमेशा किस पे वैल्यू होगा, कॉस्ट पे। बट इफ फिनिश्ड गुड्स आर सोल्ड बिलो कॉस्ट तो रॉ मटेरियल किस पे वैल्यू करेंगे, कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट विच एवर इज लोअर। ये आंसर है लॉजिकल वाला। एग्जाम में क्या लिखना है पता है, एग्जाम में इतना ही लिख के आना, इफ फिनिश्ड गुड्स आर सोल्ड बिलो कॉस्ट देन रॉ मटेरियल विल बी वैल्यूड एट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। एग्जाम में ये रूल कोट करना है क्या, नहीं, लेकिन रियलिटी में ये रूल बनता है।
क्यों बनता है? क्योंकि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट कहीं पे भी हर्ट होना चाहिए क्या? नहीं। तो ये वाला जो रूल है सिर्फ तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए रहेगा। दिस इज ओनली फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस। रियलिटी में ये रूल कुछ भी काम का है क्या? नहीं, क्योंकि आईसीआई के कोई भी क्वेश्चन में रिप्लेसमेंट कॉस्ट कॉस्ट से ज्यादा नहीं है। तुम जाके चेक कर लेना, तुम्हारे को एडिशनल क्वेश्चन बैंक में दे दूंगा, उसमें पूरे आरटीपीपीवाईक्यू कहीं पे भी देख लो, कोई भी पॉइंट पे रिप्लेसमेंट कॉस्ट कॉस्ट से ज्यादा नहीं रहती। लेकिन अगर फॉर सर्कमस्टांसेस, फॉर सिनेरियो अगर मैं ले भी लूं, कोई एकदम ऐसे सिनेरियो बना भी लूं, तो वो सिनेरियो में भी प्रूडेंस कॉन्सेप्ट आ जाएगा, इसलिए अपन वैल्यू क्या लगाएंगे? कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट विच एवर इज लोअर। अच्छा, अगर ये वाले एग्जाम्पल में, अब इतना सब कुछ छोड़ दो, ये वाले एग्जाम्पल में इन वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल क्या होगा बताओ? किस पे वैल्यू करूंगा? 11,000 या 10,000? बताओ। 10,000 पे वैल्यू करूंगा। यस, कितने पे वैल्यू करूंगा? 10,000, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट लोअर है, तो यहाँ पे कितने पे वैल्यू करूंगा? 10,000। लिखने की गड़बड़ मत करो। कितना आ जाएगा? 30 लाख। Here replacement cost is more than cost, therefore raw material will be valued at cost। समझा क्या बच्चों? रिटर्न में जब मैं रूल लिख रहा हूं तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट ही लिख के आऊंगा। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता ही नहीं है, मैं वही बता रहा हूँ राजा, एग्जाम में क्वेश्चन आता ही नहीं है। ये वर्स्ट केस सिनेरियो तुम्हारे मन में डाउट आया है इसलिए बताया, ये क्वेश्चन एग्जाम में है ही नहीं, वही बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन आज तक ना एग्जाम में आया है ना कभी आएगा। दिस इज ओनली फॉर द रियलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग पर्पस। कल को तुम आर्टिकलशिप में जाते हो तो तुमने ये नहीं बोलना चाहिए कि एकांश सर ने ये सिनारियो सिखाए नहीं, ठीक है? ऐसा तो खुद को सर क्यों बोलो, इसलिए थोड़ा हो जाता है इधर उधर। लिख लो, चलो वापिस से। नॉट रिलेवेंट फॉर एग्जाम। तुम्हारे वर्स्ट केस सिनेरियो, तुम्हारे मन में डाउट रह जाते हैं कि सर को पता नहीं है, नॉलेज नहीं है, इसलिए सर बता रहे नहीं। वो नहीं होना चाहिए, इसलिए इतनी महाभारत बताया। ऐसा मेरे को तो क्या है, मैं बता दूंगा अभी, जैसे बेयर एएस में, हर एएस में ऐसा कुछ तो भी है पॉइंट ऐसा, लेकिन हर एएस में ऐसे महाभारत करते बैठेंगे तो अपनी रामायण 1 महीने से लेट हो जाएगी। मतलब अरे महाभारत से रामायण, मतलब पहले महाभारत पढ़ते बचपने में, फिर रामायण पढ़ेंगे ना, तो पहले सिलेबस होगा, फिर स्टडी पीरियड चालू होगा। अरे जो भी है भाई, मैंने पहले महाभारत पढ़ा, बाद में रामायण पढ़ा। हाँ चलो, नॉट रेलेवेंट कॉन्सेप्ट, इधर ध्यान दो, ध्यान दो। हो गया क्या? देखो सिंपल बच्चों, इधर ध्यान दो। फिनिश गुड्स और WIP, इधर अक्का, फिनिश गुड्स और WIP किस पे वैल्यू करूंगा? कॉस्ट और NRV विचएवर इज लोअर। किस पे वैल्यू करूंगा? कॉस्ट और NRV विचएवर इज लोअर। रॉ मटेरियल के लिए स्पेशल सिनेरियो, रॉ मटेरियल के लिए क्या लगेगा? स्पेशल सिनेरियो, ठीक है? स्पेशल सिनेरियो कैसा? इफ finished goods are sold at or above cost, क्या बता रहा हूं? if finished goods are sold at or above cost, then raw material will be valued at cost. If finished goods are sold below cost,
then raw material will be valued at replacement cost. But for the hypothetical scenario, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ज्यादा निकल के आती है, तो वो सिनेरियो में क्या यूज करूंगा, मैं कॉस्ट यूज करूंगा. बोलो क्लियर है क्या? पक्का. वन लास्ट टाइम, इसके ऊपर एग्जाम में 4 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ है, इधर ध्यान दो. फिनिश्ड गुड्स और WIP. इफ फिनिश्ड गुड्स और WIP की जनरल रूल क्या है? कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर. रॉ मटेरियल के लिए कहानी है. कौन सी कहानी? रॉ मटेरियल के देखना पड़ेगा क्या? फिनिश्ड गुड्स सोल्ड एट और अबाउ कॉस्ट, देन रॉ मटेरियल विल बी वैल्यूड एट कॉस्ट. इफ फिनिश्ड गुड्स आर सोल्ड बिलो कॉस्ट, then raw material will be valued at replacement cost. समझा? पक्का. अच्छा, हाइपोथेटिकल सिनेरियो में समझा दिया. कहीं पे इन केस रिप्लेसमेंट कॉस्ट कॉस्ट से ज्यादा है तो फिर क्या लूंगा? कॉस्ट. समझ गया बच्चों? पक्का. कोई दिक्कत दुविधा अड़चन नहीं? 100%. अब देखो, नेक्स्ट इज हाउ टू फाइंड NRV. बच्चों NRV का फुल फॉर्म क्या है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू. नेट मतलब क्या रहता? ग्रॉस और नेट में फर्क क्या रहता बच्चों? नेट में डेप्रिसिएशन. नेट मतलब क्या? जिसमें से ऑलरेडी कुछ माइनस होने वाला हो चुका. नेट वैल्यू मतलब क्या? जो वैल्यू माइनस होनी चाहिए थी वो हो चुकी. अब जैसे कि मेरे पास सेलिंग प्राइस था, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, सपोज किसी चीज का 1 लाख रुपए. कितना एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस? 1 लाख. लेकिन मुझे अगर ये गुड्स 1 लाख रुपए में बेचने हैं तो कोई सेलिंग एजेंट अपॉइंट करना पड़ेगा. और अगर कोई सेलिंग एजेंट अपॉइंट करना पड़ेगा तो मेरे को उसको 5,000 रुपए कमीशन देना पड़ेगा. अब ऐसे सिनेरियो में मेरे क्या हो गए? एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस. कितने की कमीशन देनी पड़ेगी? 5,000. तो बच्चों मेरे पास पैसे कितने निकल के आए बताओ? 95,000. 95,000 मेरे लिए क्या आ गई? NRV. समझ में आया क्या? यानी NRV मतलब क्या? वो प्राइस जिसमें सेल से रिलेटेड खर्चे माइनस हो चुके. और बच्चों लॉजिकल भी है क्या? मेरे पास लाख रुपए आएंगे 95 क्योंकि 1 लाख रुपए में से 5,000 उसकी कमीशन कट कर लेगा और मेरे को कितने देगा? 95,000. यानी आइडियली NRV मतलब क्या? नेट रियलाइजेबल वैल्यू आफ्टर डिडक्टिंग द सेलिंग एक्सपेंसेस. बच्चों सिंपल है क्या? यस. देखो ध्यान दे रहा हूं क्या बता रहा हूं. नेट रियलाइजेबल वैल्यू मतलब क्या? देखो बच्चों ध्यान देना. नेट रियलाइजेबल वैल्यू मतलब वो वैल्यू जिसमें से सेलिंग प्राइस में से सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस हो चुके. सेलिंग प्राइस में से सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस हो चुके तो क्या निकल के आएगी? नेट रियलाइजेबल वैल्यू. क्या निकल के आएगी? नेट रियलाइजेबल वैल्यू. बट ये नेट रियलाइजेबल वैल्यू सिर्फ होगी फिनिश गुड्स के लिए. किसके लिए? फिनिश गुड्स. अच्छा, WIP की वैल्यूएशन किस पे करते थे अपन बच्चों? WIP की वैल्यूएशन किस पे करते थे? कॉस्ट और NRV विचर इज लो. यानी WIP की भी NRV चाहिए. लेकिन WIP मतलब क्या? वर्क इन प्रोग्रेस. काम अभी चालू है. गुड्स पूरे बन गए आधे अधूरे? आधे अधूरे. बोलो बोले उसका मिलन अभी आधा अधूरा है ना? अब देखो ध्यान देना, ऐसे सिनारियों में वर्क इन प्रोग्रेस मतलब काम तो अभी पूरा हुआ ही नहीं. तो अगर काम पूरा नहीं हुआ तो इसके ऊपर ये वाली NRV लगा सकता क्या फिनिश गुड्स की? नहीं. तो वैसे केस में WIP मतलब क्या? वर्क इन प्रोग्रेस, जिसमें अभी कुछ कॉस्ट इनकर होना बाकी है. ऐसे केस में इसमें से क्या माइनस कर दो? एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन. सपोज ये पानी बॉटल है और ये पानी बॉटल मैं मैन्युफैक्चर करता हूं. ये पानी बॉटल बन गई लेकिन इसके ऊपर का कैप बना ही नहीं. क्या मार्केट में सेल आउट हो गई क्या? कैप आउट नहीं है. कैप जरूरी है ना? कैप चाहिए ना अभी, है ना? अब ऐसे सिनेरियो में बच्चों ध्यान देना,
ये बॉटल की मेरे को एनआरवी चाहिए, तो बॉटल की एनआरवी कैसे निकालूंगा? सपोज ये बॉटल की टोटल अगर ढक्कन के साथ मिला दूं तो एनआरवी है 100, और ढक्कन जो है वो है 10 रुपए का, तो बॉटल बिना ढक्कन के कितने की हो गई? 90 रुपए की। समझ में आ रहा है क्या बच्चों? यस, देखो बॉटल विद ढक्कन कितने की थी? 100। कितने की थी बॉटल विद ढक्कन? 100। इसमें से क्या नहीं बना? ढक्कन नहीं बना। अब ये प्लीज, अब ये बॉटल कितने की बच गई? देखो ध्यान देना, 100 रुपए की टोटल बॉटल थी, 10 रुपए का ढक्कन निकाल दो, बॉटल कितने की बच गई? 90 रुपए की। यानी ये बॉटल की एनआरवी कितनी आ गई? 90 रुपए। बोलो बराबर है क्या? यस, समझ में आ रहा है कि बच्चों? तो इसमें से क्या माइनस कर दूंगा? एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। सपोज यहाँ पे एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन है 10,000, तो एनआरवी फॉर डब्ल्यूआईपी कितनी आ जाएगी बताओ? कितना आ जाएगा? 85,000। समझ में आ रहा है क्या बच्चों? यस। अब इसमें कुछ लोगों का कंफ्यूजन है, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन मैं कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट में ऐड करूंगा या एनआरवी में से लेस? तो इसका आंसर विल बी एनआरवी में से लेस होगा। कहां से लेस होगा? एनआरवी। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन अपन क्या करते हैं? एनआरवी में से लेस कर रहे टू कौन से पॉइंट पे आने के लिए? एनआरवी ऑफ डब्ल्यूआईपी पे आने के लिए। यानी देखो, फिनिश गुड्स की एनआरवी चाहिए, सिर्फ एक ही माइनस कर दो, क्या? सेलिंग एक्सपेंसेस। डब्ल्यूआईपी की एनआरवी चाहिए, दो चीजें माइनस होगी, सेलिंग एक्सपेंसेस प्लस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। दोनों भी चीजें माइनस कर दूंगा तो मेरी क्या आ जाएगी? एनआरवी ऑफ डब्ल्यूआईपी। मतलब बराबर है क्या? यस, पक्का। देखो वापस से गड़बड़ नहीं, आराम से। फिनिश गुड्स की एनआरवी निकाल रहा, क्या माइनस कर दूं? एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस। डब्ल्यूआईपी की एनआरवी निकाल रहा, फिर सेलिंग एक्सपेंसेस और एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। ये बॉटल को पूरा करने में कितने रुपए लगेंगे? और कितने रुपए लगेंगे? 10 रुपए। 10 रुपए का ढक्कन लाके और लगाना पड़ेगा, तब ये बॉटल कंप्लीट हो जाएगी। यानी एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन कितनी हो गई बच्चों? 10 रुपए। बोलो समझ में आ रहा है क्या? पक्का? अरे बोलो, कोई दिक्कत दुविधा अड़चन? अब देखो यहाँ पे, अच्छा दो बातें और है एनआरवी के साथ। एनआरवी कब चेक करूं? लाइफ में एक बार एनआरवी निकाल लिया, खत्म हो गया, या बार बार एनआरवी निकालना पड़ेगा? बार बार निकालना पड़ेगा ना? यस। एक बार एनआरवी निकाल दिया, एक बार वाला जमाना है क्या आजकल? नहीं, बार बार निकालनी पड़ेगी। मतलब एनआरवी का असेसमेंट मैं ईच बैलेंस शीट डेट पे करूंगा। हर बार 31 मार्च पे क्या निकालूंगा? एनआरवी। हर बार 31 मार्च पे क्या निकालूंगा? एनआरवी। बोलो पक्का समझ में आ रहा है क्या? यस। अच्छा, एनआरवी मेरे शोरूम में 4 अलग अलग गुड्स है, चारों की एक साथ चेक करूं या आइटम बाय आइटम बेसिस पे? बोलो क्या करते? आइटम बाय आइटम बेसिस। मतलब अगर मेरे पास 4 प्रोडक्ट है, सपोज एसी, टीवी, फ्रिज, इन सबकी टोटल में एनआरवी कंपेयर करूं या हर एक की, फ्रिज की, टीवी की, एसी की, सबकी अलग अलग निकालूं? तो एनआरवी अपन क्या करते हैं? अलग अलग निकालेंगे। अलग अलग निकालेंगे मतलब क्या? आइटम बाय आइटम बेसिस पे, हर आइटम की अलग से एनआरवी निकालूंगा। हाँ बोलो बराबर है क्या बच्चों? यस। देखो आ जाओ यहाँ पे, एनआरवी पूरा डिटेल में लिखा हुआ है। नेट रियलाइजेबल वैल्यू, इसमें क्या है? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, क्या माइनस कर दो? एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस, और माइनस कर देना एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। कौन से केस में माइनस होगा? डब्ल्यूआईपी के केस में। तो क्या निकल के आ जाएगी मेरी? नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अच्छा, इसमें बोला हुआ है देखो, असेसमेंट इज मेड एट ईच बैलेंस शीट डेट। हर बैलेंस शीट डेट पे चेक करूंगा क्या? यस। सेकेंड पॉइंट, इन्वेंट्री आर यूजुअली रिटर्न डाउन टू द एनआरवी ऑन आइटम बाय आइटम बेसिस। यानी हर आइटम की अलग अलग से एनआरवी निकालूंगा क्या? यस। बच्चों समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या निकाल रहे थे अपन? एनआरवी। कैसे निकालेंगे? सेलिंग प्राइस माइनस
सेलिंग एक्सपेंस माइनस कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, तो क्या निकल के आ गई? नेट रियलाइजेबल वैल्यू। बोले पक्का? एक क्वेश्चन करके जाएंगे छोटा सा। चलो खाली ध्यान दो कैलकुलेटर पे, इधर ध्यान दो। कॉस्ट ऑफ पार्टली फिनिश्ड यूनिट, पार्टली फिनिश्ड यूनिट मतलब डब्ल्यूआईपी, डब्ल्यूआईपी की कॉस्ट कितनी थी? 150। द यूनिट कैन बी फिनिश्ड नेक्स्ट ईयर बाय अ फर्दर एक्सपेंडिचर ऑफ ₹100। 100 रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा करके कर पाऊंगा। कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, अच्छा 150 में 100 रुपए ऐड करूंगा क्या? 150 में 100 ऐड करूंगा क्या? नहीं बच्चों, वो बताया टोटल कॉस्ट में ऐड होगा क्या? नहीं, किस में से माइनस होगा? सेलिंग प्राइस में से। अच्छा आगे क्या बोला? फिनिश गुड्स कितने में बेच सकता हूं? 250, लेकिन सब्जेक्ट टू द पेमेंट ऑफ 4% ब्रोकरेज। तुम लोग मेरे को इसकी एनआरवी निकाल के बताओ फास्ट। कितना आ जाएगा बच्चों? 140 आ रहा है पक्का? देखो कैसे, जिनका आया ठीक है, जिनका नहीं आया। सेलिंग प्राइस कितना था? 250। इसमें ब्रोकरेज कितना था? 4%, मतलब ये हो गया एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस। 250 का 4% कितना आया? कितना? 10 रुपए। तो बचा कितना? 240। अच्छा बच्चों, अब मेरे को एक बात बताओ, 240 आ गया, लेकिन इसमें से और क्या माइनस करना पड़ेगा? एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। कितना था एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन? 100 रुपए। तो इसकी एनआरबी कितनी आई? 140। अच्छा बच्चों, अब इन्वेंट्री किस पे वैल्यू करूंगा? अपन इन्वेंट्री वैल्यूएशन किस पे करते? कॉस्ट एंड एनआरबी विच इज लोअर। कॉस्ट कितनी है? 150। एनआरबी कितनी है बताओ? 140। तो किस पे वैल्यू करूंगा बताओ? 140। इन्वेंट्री वैल्यूएशन होगी 140। देखो वो यहाँ पे बोला नेट सेलिंग प्राइस 250, एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, ब्रोकरेज माइनस कर दिया, नेट रियलाइजेबल वैल्यू आ गया। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कितनी थी? 150। वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री कैसे निकल के आएगी? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। कॉस्ट ऑफ एनआरवी विच एवर इज लोअर मतलब 140, 150, लोअर क्या है? 140। तो इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कितने पर जाएगी? 140 पे। बोले बच्चों क्लियर है क्या? यस। अच्छा एक क्लास बढ़ जाते आते, फिनिश गुड्स और डब्ल्यूआईपी किस पे वैल्यू करूंगा? विच एवर इज लोअर। इतना स्लो नहीं, थोड़ा फास्ट नहीं है। हाँ सेकेंड सिनारियो, रॉ मटेरियल, डोंट डिस्टर्ब द क्लास। रॉ मटेरियल अगर मेरे पास है तो रॉ मटेरियल के लिए मेरे को क्या चेक करना पड़ेगा? फिनिश गुड्स। तो रूल क्या है? इफ finished goods are sold at or above cost, then raw material will be valued at cost. If finished goods are sold below cost, then raw material will be valued at replacement cost. बोले बच्चों क्लियर है? बट यहाँ पे स्पेशल सिनारियो में बता दिया कि अगर फॉर इंस्टेंस कॉस्ट इज लोअर देन रिप्लेसमेंट कॉस्ट, तो फिर क्या करूंगा? कॉस्ट ले लो। कोई दिक्कत की बात है क्या? नहीं है पक्का। एनआरवी कैसे निकालते? सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंस। तो किसकी एनआरवी आ गई? फिनिश गुड। और क्या माइनस कर दूंगा? कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। तो एनआरवी किसकी आ गई? वर्क इन प्रोग्रेस। अच्छा दो बातें थी, ईच बैलेंस शीट डेट पे क्या चेक करूंगा? एनआरवी। और दूसरी बात क्या थी? एनआरवी कैसे चेक करूंगा? आइटम बाय आइटम बेसिस। मतलब बराबर है क्या? इसी के साथ लेट्स एंड फॉर द डे।